दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री विकास खेमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं फाउंडर कार्लेनियन कैपिटल के। नमस्कार खेमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC आवाज़ पर। सन 2022 की आपको शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं जितना मुनाफा आपके निवेशकों ने सन 2021 में कमाया है उससे ज़्यादा आप कमा के देंगे सन 2022 में। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान है, किस तरीके से आप इस प्री बजट रैली को पढ़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका वर्ष मंगलमय हो और प्रॉस्परस हो। जहां तक बात 2022 की है, आई थिंक हमने अभी शुरुआत ही की है। सो 2022 में एक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 2021 जैसा नहीं होगा, क्योंकि 2021 एक बहुत ही शानदार साल रहा है और 2020 में भी जो पेंडेमिक के बाद में रिकवरी बहुत अच्छी रही है। सो और 2021 के अंदर काफी कुछ इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहे, लिक्विडिटी इजी रही, उसका सबका फायदा हमको बाजारों में मिला। अभी जो है 2022 जैसे ही आया है, आई थिंक वो सब इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ी ऊपर जाने की बातें हो रही हैं। फेड ने ऑलरेडी अपनी थॉट्स क्लियर की हैं, थोड़ी टेपर भी चालू हो रही है। तो जो जो चीज एक टेलविंड थी वो थोड़ी सी हल्की सी हेडविंड बन रही है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। आई थिंक गुड गुड पार्ट ये है कि जो इंडियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल है वो अभी चालू हुई है, शुरुआत ही हुई है। तो एक जो अपना कॉर्पोरेट अर्निंग टू जीडीपी रेशियो है, नीचे में 1.8% चले गया था, अभी शायद सवा दो ढाई के पास होगा। ये एक अगले 5 साल में 7-8% तक जाने की क्षमता रखता है। तो अगर जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग की साइकिल पिकअप होगी, डिलीवरी होगी, आई थिंक मार्केट्स की डिलीवरी और रिटर्न्स अच्छे आएंगे। पर ये क्या होता है कि एक मैक्रो का थोड़ा के साथ जो इंटरट्वाइन होता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि एक साल में कुछ ज्यादा है, एक साल में कुछ कम रिटर्न आए। तो आप जैसे कि लंबे नजर से देखेंगे तो काफी कुछ ठीक है, पर 22 के अंदर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे, पर अगर 21 के अंदर हमें 27% 28% रिटर्न देखने को मिले, तो हो सकता है इसके अंदर 14-15% जितने ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। उस तरह की जो भी एक अपने आप में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, उसके इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन मेरा मानना है कि 2022 में रखनी चाहिए। मानी साहब, आप जैसे जैसे चर्चा कर रहे हैं और अपनी उम्मीदें बताते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, बाजार में फ्रेश इंट्राडे हाइज लगते हुए दिख ही रहे हैं। विकास जी, आप निवेशकों के बिहाफ पर पैसा डिप्लॉय करते हैं बाजार में और बहुचर्चित है आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी, खासकर मिड कैप्स में। अब बताइए क्या रणनीति आपने अपनाई है सन 2022 में? क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर खासा रुझान या कोई सेक्टोरल कॉल आपने लॉन्ग साइड पर ली है? जैसे कि मानना है कि ये कोई एक को नहीं होता, कॉम्बिनेशन दोनों का होता है। आप भले एक सेक्टोरल कॉल लेते हैं तो भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च तो करनी पड़ती है। आपको स्टॉक पिकिंग का कभी कोई आंसर नहीं होता है। हम लोग जो हमेशा बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग में ही बिलीव करते हैं। हाँ, आप ये जरूर देखते हैं कि पर्टिकुलर एक सेक्टर में कैसा रुझान रहा है। जैसा कि हमने 1.5 साल पहले आईटी के शेयर पे बहुत बड़ा हमारा पॉजिटिव व्यू था, तो हमने आईटी पे पॉजिटिव लेके उसमें जाके फिर इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग की और उससे हमारे रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। तो उसी तरह से मुझे लगता है इस बार हमने एक ऐसा नोट भी लिखा है कि ब्रॉडली आप 4 सेक्टर देखिए, उसके अंदर आप फिर जाके अपनी स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, जो ये साल के लिहाज से अच्छे कर सकते हैं। तो एक पहला सेक्टर तो मेरा मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स हैं और जो सेक्टर है, वो एक अच्छा करेगा, क्योंकि ये सेक्टर में एक तो पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि माइनरली राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में क्रेडिट डज वेल, सो इनके मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं। प्लस अभी तक क्रेडिट की ग्रोथ जो थी वो म्यूटेड थी, अभी पिकअप होनी चालू हो रही है। तो जब ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बैंकिंग के शेयर्स काफी अच्छा कार्य डिलीवरी कर सकते हैं ये साल में, और द एंटायर बास्केट ऑफ बीएफएसआई देखना चाहिए। दूसरा सेक्टर आईटी के अंदर हमें लगता है डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ही रोबस्ट है और वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसके अंदर भी सब कंपनीज ने अपनी अपनी गाइडेंस दी और अभी जो नतीजे आएंगे उसमें और सुनने को मिलेगी कि ये अगले 2-3-4 साल में काफी रोबस्ट एनवायरनमेंट रहने वाला है। तो हमें लगता है वो एक सेक्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और ये सेक्टर एक थोड़ा हेज भी है, अगर कल को
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट खराब होता है, रूपी वीक होता है, तो एक पोर्टफोलियो में एक हेज भी बना रहता है। तीसरा जो है वो हमारा ये मानना है कि रियल एस्टेट एज़ अ सेक्टर विल डू वेल बिकॉज़ आई थिंक काफ़ी समय से नौकरियाँ क्रिएट इंडिया में नौकरी क्रिएट करने का माहौल अच्छा हो रहा है और एक जो ओवरहैंग था सेक्टर के 10 साल से वो खत्म हो रहा है। तो डिमांड अच्छा हो रहा है, बिकवाली अच्छी हो रही है और इन्वेंटरी लेवल्स काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये और गिरेरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद सेक्टर के अंदर काफ़ी अ, अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज्ड माहौल हो गया है। इसमें अभी कस्टमर का इंटरेस्ट का ध्यान काफ़ी रखा जाता है। रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी हो गए। तो उस हिसाब से ये क्लीन सेक्टर भी बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है उसमें देखा जा सकता है। और लास्टली आई थिंक कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स हैं, हमें लगता है 10 साल के बाद इंडिया में कैपिटल गुड एक्सपेंशन और कैपिटल फॉर्मेशन का माहौल बना है। तो उसमें जो भी कंपनियाँ लेवरेज्ड हैं, वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। ये एक शुरुआत है बहुत बड़े ट्रेंड की। तो वो एक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप अपना ये 4 सेक्टर को आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है 2022 के साल में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने हमारा पोर्टफोलियो को अलाइन किया है ताकि ये 4 ट्रेंड अगर प्ले आउट होते हैं तो उसमें हमको ऐसा मानना है कि ये इस इंडेक्स को काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है और एब्सोल्यूट रिटर्न भी दे सकता है। खिमानी साहब, एक और स्पेस अभी जिस पर आपने टिप्पणी नहीं की, मेटल स्पेस जो CY20 में सेकेंड हाफ में मूव शुरू हुआ था, CY21 में भी मेटल्स ने बहुत पैसा बना के दिया। और ऐसा नहीं कि नवंबर दिसंबर में मेटल्स में करेक्शन नहीं आया, अच्छा खासा करेक्शन आया है। आप मेटल्स को कैसे देख रहे हैं इस वक्त, चाइना फैक्टर के चलते हुए, या फिर हमारी ग्लोबल डिमांड, या फिर जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनकी प्राइसिंग पावर को देखते हुए आप एग्जैक्टली मेटल्स को कैसे अप्रोच करेंगे? कुछ एक्सपोजर आप मेटल्स में रखेंगे या नहीं, या फिर जो प्रीवियसली होल्ड अगर आप देखें, आप इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे जो होल्ड स्टॉक्स हैं उनमें भी प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करके कैश में बैठे हैं, क्या अप्रोच रखेंगे आप इस सेक्टर पे? जहाँ के अंदर आपको बहुत सारी बातें ट्रैक करनी पड़ती हैं, बहुत सारे अलग वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल और बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो थोड़े से ट्रैक करने पड़ते हैं। तो जो एक अच्छा बड़ा रन जो मेटल्स का था वो आ गया है। अभी इसके बाद यहाँ से आई थिंक हमारा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, पर हम लोग जनरली मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं हैं, थोड़ा-सा कॉशियस रहते हैं क्योंकि इतने सारे और सेक्टर हैं। तो जो चीज़ आपको कम समझ में आती है उस पे हम सॉर्ट ऑफ कैसे करें। तो मेटल पे हमारा अंडरलाइन व्यू थोड़ा पॉजिटिव है बट फिर भी हम लोग उसमें एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं रखते। आप ओवरवेट अपने पोर्टफोलियो में कहाँ हैं? कौन से सेक्टर्स में आपने बहुतायत में पैसा लगाया है? और उन सेक्टर्स में क्या आपने लार्ज कैप्स पर मोहर लगाई है या आपको मिड कैप्स ज़्यादा पसंद आए? हमने जैसे बताया कि जैसे 4 सेक्टर बताए वो सब पे हम ओवरवेट हैं। बैंकिंग, आईटी, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ये सब में हम काफ़ी ओवरवेट हैं। और उसके अंदर ऐसा है कि हमेशा कभी कोई एक मिड और लार्ज कैप करके हम ऐसा पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बैलेंस करके चलते हैं। कुछ साल में मिड कैप अच्छा करते हैं, कुछ साल में लार्ज कैप अच्छा करते हैं, बट एक आप इन्वेस्ट करते हो बॉटम ऑफ स्टॉक पिक इन्वेस्ट करते हो। तो हम जनरली एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में जो हम बोलते हैं मल्टी कैप 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 20% स्मॉल कैप। ये हमारा रेशियो है वो जनरली स्टेबल रहता है ओवर अ लॉन्ग साइकिल। ताकि क्या है ओवर अ 5 ईयर पीरियड, 6 ईयर पीरियड एक अच्छा बैलेंस्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप दे सकें।